नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर गोविंद राय गर्ग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक गाउट और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ओके, तो क्या है आउटलाइन? सबसे पहले गाउट को हम डिवाइड करेंगे अक्यूट और क्रॉनिक में, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो दवाइयाँ यूज होती हैं बेसिकली डीमार्ट्स को, उनको डिवाइड करेंगे कन्वेंशनल में और बायोलॉजिकल। तो स्टार्ट करते हैं गाउट से। हम सबको पता है गाउट में क्या होती है बेसिक प्रॉब्लम। यस, यूरिक एसिड ज़्यादा होती है। अब यूरिक एसिड जो होती है वो क्या करती है, प्रॉब्लम क्या करती है? ये यूरिक एसिड अगर ज़्यादा हो तो ये जॉइंट में जाके डिपॉजिट हो जाए, और यूरिक एसिड वाटर सॉल्युबल होती नहीं है। तो अगर जॉइंट में डिपॉजिट होगी तो वहाँ जाके प्रेसिपिटेट हो जाएगी, क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड में डिसॉल्व नहीं हो पाएगी। और अगर प्रेसिपिटेट हो जाएगी तो उसको खाने के लिए न्यूट्रोफिल आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। तो अक्यूट गाउट का जो पेशेंट है वो कैसे प्रेजेंट करता है हॉस्पिटल में? विद द पेन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट पेन और इन्फ्लेमेशन से प्रेजेंट करता है। कौन सा जॉइंट सबसे कॉमनली इन्वॉल्व होता है? यस, फर्स्ट मेटाटार्जोफेरिंजियल जॉइंट। फर्स्ट मेटाटार्जोफेरिंजियल जॉइंट मतलब पैर के अंगूठे का जॉइंट सबसे कॉमनली इन्वॉल्व होता है। तो अगर सबसे कॉमनली इन्वॉल्व पैर के अंगूठे का जॉइंट है तो पेन और इन्फ्लेमेशन भी है। तो क्या करेंगे, कैसे ठीक करोगे? अगर पेन है, इन्फ्लेमेशन है, तो ऑब्वियसली हम एनएसएइड्स देंगे, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। दे आर ड्रग ऑफ चॉइस। कोई भी दे सकते हैं हम, पैरासिटामोल, एस्पिरिन, कोई भी दे सकते हैं। यूजुअली हम पैरासिटामोल से पेन कंट्रोल कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन नहीं कर सकते, बट एस्पिरिन, डिक्लोफिनेक, इंडोमेथासिन कोई भी दे सकते हैं। अगर इन दवाइयों से पेन और इन्फ्लेमेशन ठीक ना हो तो एन को काट दो। एन को काट देंगे तो बाकी क्या बच गया? स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, मतलब हम स्टेरॉइड्स दे सकते हैं। और स्टेरॉइड्स में खास बात ये है, फायदा ये है कि स्टेरॉइड हमारे पास ऐसी प्रेपरेशंस हैं जो हम सीधा जॉइंट के अंदर लगा सकते हैं, इंजेक्शन। तो इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, और वो ऑब्वियसली तभी देंगे अगर एक दो जॉइंट इन्वॉल्व है। अगर 10 जॉइंट इन्वॉल्व हैं तो हर जगह थोड़ी इंजेक्शन लगाते फिरेंगे। तो अगर एक जॉइंट इन्वॉल्व है या दो भी इन्वॉल्व हैं तो हम इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड लगा सकते हैं। ठीक, बट अगर मान लो इन दोनों से ही ना हो पाए, एनएसएइड्स ने ठीक नहीं किया और हो सकता है कई सारे जॉइंट इन्वॉल्व हैं, या फिर इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड ने भी फायदा नहीं किया, फिर क्या करेंगे? फिर हमारे पास है ब्रह्मास्त्र, रामबाण। मतलब इससे तो हर हालत में ठीक हो ही जाएगा। उस रामबाण का नाम क्या है? कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन जो है ये कितना भी सीवियर इन्फ्लेमेशन हो, अगर वो गाउट के कारण है तो ये 100% ठीक कर देगा। इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कॉल्चिसिन कि अगर कॉल्चिसिन देने से ठीक ना हुआ पेन, तो हम पता क्या बोलेंगे? कि ये गाउट ही नहीं था, कुछ और था। इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो कॉल्चिसिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव दवाई है अक्यूट गाउट में। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो ये ड्रग ऑफ चॉइस क्यों नहीं है फिर? क्यों नहीं है? क्योंकि इफ़ेक्टिव तो बहुत है, पर सेफ नहीं है। साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो जो मेजर साइड इफ़ेक्ट होते हैं कॉल्चिसिन के, वो हैं इंट्रैक्टेबल डायरिया। आदमी को इतना सीवियर डायरिया हो जाता है, बहुत हालत खराब हो जाती है। और दूसरा है मायोपैथी। और ये दोनों साइड इफ़ेक्ट काफ़ी कॉमन है। तो इसलिए कॉल्चिसिन को हम रिज़र्व रखते हैं जब गाउट बाकी चीज़ों से ठीक ना हो। ठीक है? तो कॉल्चिसिन को पहले चॉइस नहीं यूज़ करते, सबसे इफ़ेक्टिव है, बट हम इसको रिज़र्व रखते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के कारण। अब कॉल्चिसिन जो है वो काम कैसे करती है? उसके लिए पहले हम समझेंगे कि गाउट में, एक्यूट गाउट में प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो ये हमारा जॉइंट है, जॉइंट है। यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड होता है नॉर्मली। नॉर्मली साइनोवियल फ्लूइड क्लियर होता है बिल्कुल। जब हाइपर यूरिसीमिया हुआ, जॉइंट की परमेबिलिटी बढ़ी और यूरिक एसिड अंदर आ गया। यूरिक एसिड अंदर आ गया। जब यूरिक एसिड यहाँ पे आया तो उसको साइनोवियल सेल, जो साइनोवियल फ्लूइड के अंदर सेल्स थे, उन्होंने खा लिया, एनगल्फ कर ली। अब जब ये साइनोवियल फ्लूइड इसको एनगल्फ करते हैं तो ये एक ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन को रिलीज करते हैं, और इस ग्लाइकोप्रोटीन का क्या काम होता है? न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करना। ये ग्लाइकोप्रोटीन जो ब्लड में न्यूट्रोफिल्स हैं, ये उनको बोलेगी कि भैया आओ हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमला हो गया, हमें बचाओ। तो ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करती है। तो न्यूट्रोफिल जॉइंट में आएँगे और यूरिक एसिड को मारने की कोशिश करेंगे, जॉइंट डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा, पेन स्टार्ट हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम है। तो कॉल्चिसिन क्या करती है? कॉल्चिसिन इस ग्लाइकोप्रोटीन की रिलीज को रोक देती है। तो
अगर ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज नहीं होगा तो न्यूट्रोफिल नहीं आएंगे। दैट मीन्स सिंपल मैकेनिज्म क्या हो गया कॉल्चिसिन का, इट इज टू इनहिबिट कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस मतलब अट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स। इसी चीज को एक फैंसी टर्म में बोलते हैं कि कॉल्चिसिन इनहिबिट ग्रेनुलोसाइट माइग्रेशन इन दी जॉइंट्स। कॉल्चिसिन इनहिबिट दी ग्रेनुलोसाइट माइग्रेशन इन दी जॉइंट्स। बट मतलब सिंपल है, क्या है कि कीमोटैक्सिस रोक रहा है, ये मेन मैकेनिज्म। अब कॉल्चिसिन के गाउट के अलावा भी कुछ यूजेस होते हैं, तो कॉल्चिसिन के यूजेस आप याद कर सकते हो मेरे मेडिकल कॉलेज के नाम से, यहाँ से मैं पढ़ा हूँ। कौन सा मेडिकल कॉलेज है? यूसीएमएस। तो यूसीएमएस इज यूज्ड टू रिमेंबर द यूजेस ऑफ कॉल्चिसिन। यू से यूरिक एसिड, यूरिक एसिड मतलब गाउट जो हम पढ़ ही रहे हैं। सी मीन्स सिरोसिस, कॉल्चिसिन को सिरोसिस में यूज कर सकते हैं। एम मीन्स मेडिटेरेनियन फीवर, मेडिटेरेनियन फीवर पर्टिकुलरली acute मेडिटेरेनियन फीवर। और एस इज सार्कोइडोसिस। इन चार में से आपको गाउट तो करना ही करना है। इसके अलावा acute मेडिटेरेनियन फीवर में कॉल्चिसिन ड्रग ऑफ चॉइस है। तो गाउट में सबसे इफेक्टिव दवाई है अक्यूट गाउट में, और अक्यूट मेडिटेरेनियन फीवर में ड्रग ऑफ चॉइस है कॉल्चिसिन। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे अक्यूट गाउट के बारे में। अब हम आते हैं क्रॉनिक गाउट पे। अब क्या है, एक आदमी में यूरिक एसिड ज्यादा है, बट ये यूरिक एसिड ज्वाइंट तक नहीं पहुंची। अगर वो ज्वाइंट तक नहीं पहुंची तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, क्या सिम्टम्स होंगे? वेरी गुड, कुछ भी नहीं होगा। जब वो ज्वाइंट तक गई नहीं तो पेशेंट को कोई पेन नहीं है, इन्फ्लेमेशन नहीं है, उसको पता थोड़ी लगेगा। तो यूरिक एसिड ज्यादा ब्लड में होने के बाद भी पेशेंट को कुछ नहीं पता लगेगा। ठीक है, नो सिम्टम्स। बट क्या होता है, कई बार इतनी यूरिक एसिड ज्यादा हो जाती है कि स्किन के नीचे जम जाती है, उसको बोलते हैं टोफाइज। टोफाई हो सकते हैं, बट ये पेनलेस होते हैं, तो पेशेंट को कोई ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। तो क्रॉनिक गाउट में यूजुअली पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है। तो अगर सिम्टम ही नहीं है तो फिर ठीक करने की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि यूरिक एसिड आज जॉइंट में नहीं गई, ब्लड में तो ज्यादा है ही, आज नहीं गई कल तो चली जाएगी। तो पेशेंट ऑफ क्रॉनिक गाउट आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग अक्यूट अटैक्स ऑफ गाउट। तो उनको कैसे ठीक करेंगे? यूरिक एसिड को कम करके। तो क्रॉनिक गाउट में एम ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? टू डिक्रीज यूरिक एसिड। अक्यूट गाउट में एम था पेन और इन्फ्लेमेशन ठीक करना, क्रॉनिक गाउट में यूरिक एसिड कम करना है। बट एक बात का ध्यान रखना, अक्यूट गाउट में यूरिक एसिड हम कम नहीं करना चाहते, नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? फिर से समझते हैं कि ये हमारा जॉइंट है, ये हमारा जॉइंट है, ये हमारा ब्लड है। ठीक, इधर हमारे और टिश्यूज हैं, सपोज ये लिवर पड़ा है, एडिपोज मसल पड़ी है, एडिपोज टिश्यू पड़ा है, अलग अलग टिश्यूज पड़े। ठीक, तो हमने अक्यूट गाउट में क्या प्रॉब्लम थी कि यूरिक एसिड जॉइंट में प्रेसिपिटेट हो गई। अब अगर जॉइंट में प्रेसिपिटेट हुई है तो जॉइंट में पहुंची भी तो होगी। तो कैसे पहुंची है? तो परमिएबिलिटी बढ़ी हुई है, परमिएबिलिटी बढ़ने के कारण यूरिक एसिड एंटर की। हमारी लैंग्वेज में परमिएबिलिटी बढ़ने का क्या मतलब है? जॉइंट के दरवाजे खुले हैं, जॉइंट के दरवाजे खुले हैं, यूरिक एसिड आ सकती। नॉर्मली जॉइंट की जो परमेबिलिटी है वो कम होती है, यूरिक एसिड पेनिट्रेट नहीं कर सकती। अक्यूट गाउट के टाइम परमेबिलिटी बढ़ गई और यूरिक एसिड एंटर कर गई, मतलब हमारी लैंग्वेज में दरवाजे खुले। ठीक, अब क्या हुआ, हमने सोचा कि गाउट में यूरिक एसिड ब्लड में ज्यादा है, गाउट में यूरिक एसिड ब्लड में ज्यादा है, यही। तो हम क्या करें, यूरिक एसिड को कम कर देते हैं। हमने ब्लड में यूरिक एसिड को कम कर दिया। जब हमने ब्लड में यूरिक एसिड को कम किया तो यूरिक एसिड तो टिश्यूज में भी थी, जा टिश्यूज में भी ज्यादा थी, टिश्यूज में भी ज्यादा थी। अब ब्लड में जैसी कम हुई तो ये ग्रेडियंट बन गया, टिश्यू में ज्यादा है ब्लड में कम है। तो इस ग्रेडियंट के कारण यूरिक एसिड का मूवमेंट स्टार्ट हो गया, यूरिक एसिड टिश्यू से ब्लड में आने की कोशिश करने लगी, टिश्यू से ब्लड में आने की कोशिश करने लगी। और जब यूरिक एसिड मूव कर रही है तो रास्ते में उसने देखा अरे दरवाजा खुला है तो चलो यहाँ पे चल जाते हैं। तो कुछ कुछ यूरिक एसिड जो है खुले दरवाजों से जॉइंट में बढ़ जाएगी। तो दैट मीन्स अक्यूट अटैक और वर्सन हो सकता है, क्योंकि और ज्यादा यूरिक एसिड जॉइंट में आई तो अक्यूट अटैक प्रेसिपिटेट भी हो सकता है। इसलिए यूरिक एसिड को हमें अक्यूट अटैक के टाइम नहीं कम करना, हमें कब करना है? जब दरवाजे बंद हो जाएंगे,
जब एक्यूट अटैक ठीक हो जाएगा, परमेबिलिटी रिस्टोर हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, तब हम जाके यूरिक एसिड कम करेंगे। एक्यूट अटैक के टाइम यूरिक एसिड कम नहीं करना है। ओके, सो ये था एक्यूट का। नाउ कमिंग टू क्रॉनिक। क्रॉनिक में तो कम करना है यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड को कम कैसे करें? हमारे पास दो तरीके हैं। एक, इसके एक्सक्रीशन को बढ़ा दो, जो यूरिक एसिड पड़ा है उसको किडनी से निकाल दो, और दूसरा, इसका फॉर्मेशन रोक दो, जो यूरिक एसिड और बनना था वो बनना बंद कर दो। यही दो तरीके। अब एक्सक्रीशन को बढ़ाने वाली दवाइयों को कहते हैं हम यूरिकोज यूरिक एजेंट्स। यूरिकोज यूरिक एजेंट्स। बेसिकली ये दवाइयां क्या करती हैं? हमारा नॉर्मली ये किडनी है, यूरिक एसिड नॉर्मली फिल्टर हुआ फिल्टर होने के बाद वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, वापस आ जाता है। किडनी में जो पंप होते हैं, इफ यू रिमेंबर प्रॉक्सिमल टिब्यूल में हमने पंप पढ़े थे, उन पंप से दवाइयां सिक्रीट होती थी, उसी पंप से यूरिक एसिड रीअब्जॉर्ब होती है, बाहर वापस आ जाती है। तो अगर हम इसको रीअब्जॉर्प्शन को रोक दें तो यूरिक एसिड वापस नहीं आ पाएगी तो किडनी में निकल जाएगी, यूरिन में निकल जाएगी। ओके, तो यूरिकोज यूरिक एजेंट यही करते हैं, ये पंप को इनहिबिट करके यूरिक एसिड को निकाल देते हैं। और कौन सी दवाइयां हैं? एग्जाम्पल है इसमें प्रोबेनेसिड, सल्फिनपायराजोन, बेंज ब्रोमेरॉन एंड, और लास्ट है हमारे पास नए दवाई लेजीन्यूरैट। ये बिल्कुल लेटेस्ट यूरिकोज यूरिक एजेंट डेवलप की है। तो लेजीन्यूरैट के नाम में क्या लिखा है? इट इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को बढ़ा देगा। ठीक, तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हमने यूरिक एसिड को किडनी में निकाल दिया, यूरिन में निकाल दिया, तो किडनी में जाके स्टोन बना देगी। क्यों? क्योंकि यूरिक एसिड प्रेसिपिटेट हो जाएगी, वाटर सॉल्युबल तो है नहीं, वहां पे जाके प्रेसिपिटेट हो जाएगी। तो इससे कैसे बचे? अगर उसने वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन कर दी तो किडनी भी फेल हो सकती है। इससे कैसे बचे? क्या एडवाइस देंगे? सिंपल, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड शुड बी टेकन, प्लेंटी ऑफ वाटर शुड बी टेकन, बिकॉज हमें डाइल्यूट करना है इसको। जब भी ये दवाइयां देते हैं आदमी को ज्यादा पानी पीना है, नहीं तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा। पहली बात ये। और दूसरा, क्योंकि किडनी से निकल रही है, तो अगर किडनी फेल है तो निकल ही नहीं पाएगी। तो दीज दवाइज आर इनइफेक्टिव इन रीनल फेलियर। किडनी फेलियर में ये काम नहीं करेंगी। ओके, तो ये हो गया पहला मैकेनिज्म यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को बढ़ाने का। अब बताते हैं दूसरा मैकेनिज्म, फॉर्मेशन कम करने का। अब फॉर्मेशन कम करने के लिए पहले पता भी तो होना चाहिए कि फॉर्म कैसे होती है, बनती कैसे है। तो सबसे पहले देखते हैं यूरिक एसिड बनती कैसे है, किससे बनती है। यस, यूरिक एसिड बनती है जो प्यूरिन्स होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं। सेल में प्यूरिन्स या प्रोटीन्स जो होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म होके ज़ैंथिन बन जाता है, और ज़ैंथिन से यूरिक एसिड बन जाता है, जो कि रेट लिमिटिंग एंजाइम है हमारे पास, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज। तो ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एक एंजाइम है, इसने ज़ैंथिन से यूरिक एसिड बनाया। तो अगर हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर दें तो यूरिक एसिड नहीं बने, तो हम गाउट में यूज कर सकते हैं। और दवाई कौन सी है ये? इस दवाई का नाम है एलोप्यूरिनोल। ये ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, गाउट में यूज कर सकते हैं। अब अगर आपसे कोई पेशेंट पूछे कि मुझे गाउट है, मैं डाइट में क्या ध्यान रखूं, व्हाट इज द डाइटरी एडवाइस गिवन टू दीज पेशेंट्स, तो आप क्या बोलोगे? उस प्रोटीन कम खाओ, क्योंकि प्रोटीन से यूरिक एसिड बन रही। अगर प्रोटीन ज्यादा खाओगे तो ज्यादा यूरिक एसिड बनेगी। तो हम पेशेंट को बोलेंगे प्रोटीन कम खानी है। क्यों? उसके नाम में ही लिखा है एलोप्यूरिनॉल। मतलब क्या कह रही है दवाई के? आलू पूरी नाल कम चलाओ। आलू पूरी नाल, आलू मीन्स कार्बोहाइड्रेट, पूरी में होता है फैट, मतलब फैट और कार्बोहाइड्रेट से काम चलाओ, प्रोटीन मत खा लेना। तो एलोप्यूरिनॉल, इट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रॉनिक गाउट। क्रॉनिक गाउट में एलोप्यूरिनॉल ड्रग ऑफ चॉइस है। अब दूसरा, अगर हम एंटी कैंसर ड्रग देते हैं, क्या होगा? एंटी कैंसर ड्रग क्या करेंगे? वो सेल्स को मारेंगे। अगर सेल्स मर जाएंगे तो उनके अंदर का प्यूरिन और प्रोटीन निकल के ब्लड में आ जाएगा, और वो मेटाबोलाइज होकर यूरिक एसिड बना देगा।
तो जितने भी एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं वो सब यूरिक एसिड बढ़ा सकती हैं। सो इफ देयर इज हाइपर यूरिसीमिया ड्यू टू एंटी कैंसर ड्रग्स, hyperuricemia due to anti-cancer drugs, we can again use allopurinol. तो allopurinol is a drug of choice for hyperuricemia due to anti-cancer drugs. तो हमने इसको क्रॉनिक गाउट में दे दिया, हमने इसको हाइपरयूरिसीमिया ड्यू टू एंटी-कैंसर ड्रग्स में दे दिया। तीसरा इंपॉर्टेंट यूज है एलोपुरिनॉल, काला आजार में भी इफेक्टिव है। एलोपुरिनॉल इज ऑल्सो इफेक्टिव इन काला आजार। ऑल्दो ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, कम यूज करते हैं बट कर सकते हैं। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं कि काला आजार में कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू आता है कि एलोपुरिनॉल कैन बी यूज्ड इन ऑल एक्सेप्ट। एलोपुरिनॉल को किस में यूज नहीं करते हैं? ऑप्शंस हैं अक्यूट गाउट, क्रॉनिक गाउट, हाइपरयूरिसीमिया ड्यू टू एंटी कैंसर ड्रग्स एंड काला आजार। अब ये बताओ कि किस में एलोपुरिनॉल नहीं दोगे, किस में नहीं दोगे, किस में नहीं दोगे? वेरी गुड, आंसर इज अक्यूट गाउट। रिमेंबर, अक्यूट गाउट में यूरिक एसिड कम नहीं करनी। ज्यादातर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो देखते हैं कि बाकी तीनों तो यूरिक एसिड वाले हैं, अक्यूट गाउट भी, क्रॉनिक गाउट भी, हाइपरयूरिसीमिया भी, तो इन तीनों में तो करते ही होंगे, तो वो काला आजार आंसर मार्क कर देते हैं। नहीं करना, क्योंकि काला आजार में यूज होती है। अक्यूट गाउट में कोई दवाई नहीं देनी है यूरिक एसिड कम करे। ठीक? अगर देनी भी है, वैसे नॉर्मली देते नहीं है, अगर देनी पड़े तो एनएसिड्स के साथ देनी है, ताकि एनएसिड इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते रहें। ठीक, तो अक्यूट गाउट में अवॉइड करते हैं। तो ये हो गया एलोपुरिनॉल का यूज। अब एलोपुरिनॉल का एक इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट और वी कैन से इंटरेक्शन है। तो आप क्या देखोगे कि एक एंटी कैंसर ड्रग है जिसका नाम है 6-mercaptopurine और ऐसे ही एक और दवाई है इम्यूनोसप्रेसेंट जिसका नाम है एजाथायोप्रिन। ये अलग अलग दवाइयां हैं। ये दोनों दवाइयां मेटाबोलाइज होती हैं, इनएक्टिव हो जाती हैं एक एंजाइम से। उस एंजाइम का नाम क्या है? ज़ैंथिन ऑक्सीडेज। तो ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम सिर्फ यूरिक एसिड बनाने के काम नहीं आता। ये ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम कुछ कुछ दवाइयों को मेटाबोलाइज करने के काम भी आता है। ये एंटी कैंसर ड्रग है और हमने बताया था कि एंटी कैंसर ड्रग देंगे तो यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा। तो दैट मीन्स ज़ैंथिन ऑक्सीडेज जो है, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज का दूसरा काम क्या था? ज़ैंथिन से यूरिक एसिड बनना। तो एंटी कैंसर ड्रग देने से ज्यादा यूरिक एसिड बन रही। तो हमने एंटी कैंसर दवाइयों के साथ यूजुअली ये इनहिबिटर दे देते हैं ताकि हाइपर यूरिसीमिया ना हो। ऑलमोस्ट सारी एंटी कैंसर ड्रग के साथ हम एलोप्यूरिनॉल देते हैं, क्योंकि एलोप्यूरिनॉल यूरिक एसिड का बनना रोकता है। एंटी कैंसर ड्रग देने के बाद हाइपर यूरिसीमिया होगा, हमें पता है, वो हम नहीं चाहते। ठीक, तो एलोप्यूरिनॉल ने ये तो कर दिया, बट एंजाइम तो सेम है। एलोप्यूरिनॉल दिया तो ये भी तो इनहिबिट हो गया। दैट मीन्स 6-mercaptopurine और एजाथायोप्रिन का मेटाबॉलिज्म रुक गया, मतलब इनका प्लाज्मा लेवल बढ़ गया। और अगर प्लाज्मा लेवल बढ़ गया तो ये टॉक्सिसिटी करेंगे, बोन मैरो सप्रेशन कर सकते हैं। तो क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन ये है, क्या हाइपरयूरिसीमिया होने दें? ऑब्वियसली नहीं, एलोपुरिनॉल तो देना ही पड़ेगा। तो सॉल्यूशन ये है कि जब भी एलोपुरिनॉल देंगे तो इनकी जो स्टैंडर्ड डोज होती है उसका 1/4 कर देंगे डोज। 25% डोज देंगे जो नॉर्मल देनी होती है। अगर 100 मिलीग्राम है तो 25 मिलीग्राम कर देंगे। So dose of 6-mercaptopurine and azathioprine should be reduced when we give with allopurinol. Okay? तो ये इंपॉर्टेंट इंट्रैक्शन थी एलोपुरिनॉल की। तो एलोपुरिनॉल ड्रग ऑफ चॉइस है क्रॉनिक गाउट में और इसको हाइपर यूरिसीमिया ड्यू टू एंटी कैंसर ड्रग्स में भी यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है एलोपुरिनॉल की? एलोपुरिनॉल के नाम में लिखा है प्यूरिन, लिखा है प्यूरिन नाम में, तो केमिकली ये एक प्यूरिन है और कई सारे लोग प्यूरिन से एलर्जिक होते हैं। प्यूरिन देने से उनको एलर्जी हो जाती है। तो उन लोगों के लिए हमने नया ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर बनाया है जो केमिकली प्यूरिन नहीं है, उनका केमिकल स्ट्रक्चर अलग है, तो वो एलर्जी नहीं करेगा। तो उस दवाई का नाम है फेबुक्सोस्टैट। फेबुक्सोस्टैट, फेबुक्सोस्टैट के नाम में ही लिखा है, क्या नाम में लिखा है? ये ज़ैंथिन ऑक्सीडेज को स्टैटिक कर देगा। फेबुक्सोस्टैट ज़ैंथिन ऑक्सीडेज को स्टैटिक कर देगा, मतलब इनहिबिट कर देगा। और ये कब देंगे? अगर एलोपुरिनॉल ना दे सकें तब देंगे। ओके, एलोपुरिनॉल को एलर्जी है तो फेबुक्सोस्टैट दे दो।
So that is about the second mechanism, drug inhibiting formation of uric acid. अब क्या है कि ह्यूमंस में यूरिक एसिड एंड प्रोडक्ट है, मतलब यूरिक एसिड का आगे मेटाबॉलिज्म नहीं होता, एंजाइम ही नहीं है, और यूरिक एसिड इनसॉल्युबल है, तो कहीं भी जाएंगे तो डिपॉजिट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। हमने नोट किया कि जो बर्ड्स हैं, जो हवा में उड़ने वाले बर्ड्स हैं, बर्ड्स में एक और एंजाइम होता है जिसका नाम होता है यूरिकेस। यूरिकेस, और ये यूरिकेज एंजाइम यूरिक एसिड को मेटाबोलाइज करके एलेंटोइन बना देता है, ठीक? और एलेंटोइन जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, वो कहीं भी प्रेसिपिटेट नहीं करता, वो किडनी से भी आराम से निकल सकता है। तो दैट मीन्स बर्ड्स में यूरिक एसिड आगे मेटाबोलाइज हो जाती है एक सेफ मेटाबोलाइट में जो निकल सकता है, ठीक? तो इस कारण बर्ड्स को कभी गाउट नहीं होता। फिर हमने सोचा कि जब बर्ड्स को नहीं होता फिर हमें क्यों? तो फिर हमने वही किया जिसमें हम एक्सपर्ट हैं, किसमें? चोरी करने में। तो हमने ये यूरिकेज एंजाइम बर्ड का चोरी कर लिया, बर्ड से निकाल लिया, फिर उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ह्यूमन एंजाइम बना लिया, तो फिर हम उसको यूज करने लग गए। तो इस दवाई का नाम है रास ब्यूरिकेज। रास ब्यूरिकेज, रास ब्यूरिकेज, नाम में सब कुछ लिखा है। क्या है ये? यूरिकेज। ये यूरिकेज एंजाइम है, कहां से उठाया हमने? बर्ड से। इट इज अ यूरिकेज एंजाइम ऑब्टेन्ड फ्रॉम बर्ड्स एंड देन मेड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो करेगा क्या? ये यूरिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर देगा, यूरिक एसिड को एलेंटोइन में कन्वर्ट कर देगा, और यूरिक एसिड जो है वो वाटर सॉल्युबल हो जाएगी एलेंटोइन की फॉर्म में। तो रास ब्यूरिकेज को हम क्रॉनिक गाउट में दे सकते हैं। और फिर हमने एक और दवाई बनाई जो यूरिकेज एंजाइम ही है, बट वो इससे लॉन्ग एक्टिंग है। उस दवाई का नाम क्या है? पेग्लोटिकेज। पेग्लोटिकेज, पेग्लोटिकेज के नाम में ही लिखा है इकेज, मतलब यूरिकेज। ये यूरिकेज एंजाइम है, बट ये यूरिकेज एंजाइम पैग लगा के आया है। पैग लगा के आना मतलब पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल लगा इसमें, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल। और जिस भी दवाई के साथ पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल लगता है मतलब वो लॉन्ग एक्टिंग है। तो पेग्लोटिकेज लॉन्ग एक्टिंग यूरिकेज एंजाइम है। तो काम सेम है, रासब्यूरिकेज और पेग्लोटिकेज का क्रॉनिक गाउट में दे सकते हैं। अब एक स्पेशल यूज है इनका, वो क्या यूज है पहले समझते हैं। एक पेशेंट को हो गया ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। इसका सिंपल मतलब क्या है कि जब हमने एंटी कैंसर ड्रग दी तो ट्यूमर टूट गया, क्योंकि एंटी कैंसर ड्रग ने ट्यूमर को सेल्स को मारना शुरू कर दिया। जब ट्यूमर टूट गया तो उसके कंटेंट जो है वो ब्लड में आ गए, प्रोटीन प्यूरिन्स वगैरह ब्लड में आ गए, और बहुत सारा यूरिक एसिड बन गया। तो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में एक मैनिफेस्टेशन और भी होंगी, बट एक मैनिफेस्टेशन है सडन इंक्रीज इन यूरिक एसिड। बहुत 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 सारी यूरिक एसिड बन गई। इस यूरिक एसिड का क्या करें? कौन सी दवाई दोगे? एलोपिरिनॉल क्या करेगी? एलोपिरिनॉल देंगे ऑब्वियसली, पर क्या करेगी? एलोपिरिनॉल यूरिक एसिड का बनना रोकेगी, ठीक? बट ये यूरिक एसिड ऑलरेडी इतना सारा पड़ा है, उसका क्या करेंगे? और बनना तो रोकना चाहते ही हैं ऑब्वियसली, बट यूरिक एसिड जो ऑलरेडी पड़ा है उसका क्या करेंगे? क्या हम उसको एक्सक्रीट कर दें, यूरिकोज यूरिक एसिड एजेंट दे दें? नहीं भाई, इतना सारा यूरिक एसिड है, अगर हमने किडनी में एक्सक्रीट किया तो ये वहां जाके प्रेसिपिटेट कर जाएगी, किडनी फेल हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं? इस यूरिक एसिड को मेटाबोलाइज कर सकते हैं। अगर ये मेटाबोलाइज होकर एलेंटोइन बन गई तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो रास ब्यूरिकेज वगैरह देते हैं ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में, ये यूरिक एसिड को मेटाबोलाइज कर देती है, रास ब्यूरिकेज। ये इसका क्लिनिकल रोल क्या है? इट इज अ फास्टेस्ट यूरेट लोअरिंग एजेंट इन ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। मेंबर एलोपिरिनॉल देंगे तो यूरिक एसिड कम होगा जब पुराने वाला खत्म हो जाएगा, नया बनना बंद हो गया, पुराने वाला खत्म होगा तब कम होगा, बट ये पुराने वाले को ही मेटाबोलाइज कर रही है। क्लियर? तो फास्टेस्ट यूरेट लोअरिंग एजेंट इन ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम इज रास ब्यूरिकेज ग्रुप ऑफ ड्रग्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे गाउट के पेशेंट में। अब हम आते हैं दूसरी बीमारी पे जिसका नाम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हम सबको पता है कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें बॉडी के सेल्फ एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तो एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय करेंगे। ये मल्टी सिस्टम डिजीज है, बहुत सारे इन्वॉल्व हो सकते हैं सिस्टम, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जॉइंट आर्थराइटिस। तो अगर पेशेंट को पेन और इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स है तो क्या करेंगे?
ऑब्वियसली एनएसएड्स देंगे, पेन और इन्फ्लेमेशन तो ठीक करना ही है। और अगर एनएसएड से ना ठीक हो तो क्या करेंगे, एन हटा देंगे। एन हटा देंगे मतलब क्या बच गया, स्टेरॉइड्स। तो एनएसएड्स देंगे और अगर ना ठीक हो तो स्टेरॉइड देंगे। बट इन दोनों दवाइयों में प्रॉब्लम क्या है कि ये सिर्फ सिम्टम्स कंट्रोल करती है। आर्थराइटिस में, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो गया क्योंकि एंटीबॉडीज बन गए ऑटोइम्यून के लिए। अब जॉइंट डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो गया, उसके कारण जो पेन और इन्फ्लेमेशन हुई थी वो तो हमने कंट्रोल कर ली, बट जॉइंट डिस्ट्रक्शन को थोड़ी रोका है। जॉइंट तो अभी भी डिस्ट्रॉय हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। तो अगर हम सिर्फ एनएसएड या स्टेरॉइड पर रिलाई करेंगे तो पेशेंट को पेन और इन्फ्लेमेशन नहीं ज्यादा पता लगेगा, पेशेंट को ज्यादा सिम्टम्स नहीं आएंगे, बट उसका जॉइंट अभी भी खराब होता जा रहा है। 2-3-4 सालों में उसका पूरा जॉइंट खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें कोई ऐसी दवाई देनी पड़ेगी जो जॉइंट डिस्ट्रक्शन को भी रोके, और उस दवाई का नाम है डीमार्ड। डीमार्ड मतलब डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटॉइड ड्रग्स, जो डिजीज को मॉडिफाई करें, मतलब जॉइंट डिस्ट्रक्शन को स्लो करें। तो डीमार्ड्स जो हैं, ये सारे के सारे डीमार्ड्स, इनका एक्शन बहुत धीरे आता है। इनका एक्शन आने में यूजुअली 3 से 4 महीने लगते हैं। ऐसा नहीं कि हमने आज दिया और एक्शन स्टार्ट हो गया, एक्शन आने में 3 से 4 महीने लगते हैं। क्योंकि ये स्लो एक्टिंग है इसलिए इनका अब नाम चेंज हो गया है। डीमार्ट आजकल नहीं कहते, आजकल हम इनको कहते हैं सार्ड। सार्ड क्या है, स्लो एक्टिंग एंटी रोमेटॉइड ड्रग्स। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना कि ये सार्ड क्या पूछ लिया। सार्ड कुछ नहीं है, डीमार्ट का ही नया नाम है। या तो इनको डीमार्ट कहते हैं या सार्ड कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनका एक्शन आने में लगेंगे 4 महीने। ठीक है, तो करेंगे क्या। यूजुअली हम क्या कहते हैं कि पेशेंट जैसे ही आपके पास पेन इन्फ्लेमेशन के साथ आया और हमने प्लान किया, डायग्नोज कर लिया कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस है और हमें डीमार्ट स्टार्ट करना है। ठीक है, हम ये नहीं करेंगे कि लॉन्ग टाइम वेट करते रहेंगे, हम उसको साथ के साथ स्टेरॉइड भी दे देंगे और डीमार्ट भी दे देंगे। तो जब डीमार्ट का एक्शन आना स्टार्ट हो गया तब हम स्टेरॉइड बंद कर देंगे। तो इसको कहते हैं कि डीमार्ट्स आर गिवन अंडर द कवर ऑफ स्टेरॉइड्स। ठीक है, ब्रिज थेरेपी कहते हैं कि ब्रिज कर दिया हमने, जब तक इनका एक्शन नहीं आता तब तक स्टेरॉइड इनको कंट्रोल करके रखेंगे। ठीक, तो अब डीमार्ट हैं कौन से। सबसे पहले डीमार्ट में हमने क्या बनाया, हमने ये सोचा कि हम ऐसा डीमार्ट बनाएंगे जो जॉइंट डिस्ट्रक्शन को रिवर्स कर दे, मतलब जितना जॉइंट डिस्ट्रॉय हो गया वो दोबारा से बन जाए। हमने कोशिश की, कोशिश की, कोशिश की, बहुत कोशिश की, कई साल लगाए, पर हम बना नहीं पाए। तो फिर हमने अपना एम चेंज कर दिया। हमने कहा हम ऐसा डीमार्ट बनाएंगे जो जॉइंट डिस्ट्रक्शन को रोक दे, रिवर्स नहीं कर पा रहा कोई बात नहीं, रोक दे और ना हो। ठीक? फिर हमने कोशिश की, कोशिश की, कोशिश की, बहुत सारे साल लगाए, बट फिर भी नहीं बना पाए। फिर हमने चेंज कर दिया है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, जॉइंट डिस्ट्रक्शन रिवर्स नहीं कर रहा कोई बात नहीं, रोक नहीं रहा कोई बात नहीं, बट जॉइंट डिस्ट्रक्शन को स्लो कर दे। दैट मीन जो जॉइंट है, जो डिस्ट्रक्शन बिना दवाई के 2 साल में हो जाएगी, दवाई देने के बाद उसको 10 साल लग जाए, तो ये दवाई हम बना पाए। सो जितने भी डीमार्ट हैं करंटली हम यूज करते हैं, वो ना तो जॉइंट डिस्ट्रक्शन को रिवर्स कर सकते हैं ना उसको बंद कर सकते हैं, यस उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो डीमार्ट्स हैं इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। दे मे बी कन्वेंशनल, दे मे बी बायोलॉजिकल। कन्वेंशनल मतलब जो दवाइयां हमारे पास पहले से हैं, बायोलॉजिकल मतलब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनी है। तो कन्वेंशनल डीमार्ट कौन से हैं, पहले सबसे कॉमन ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से डीमार्ट कौन सा है, सिर्फ नाम याद रखने हैं। तो कन्वेंशनल डीमार्ट्स की हम बात कर रहे हैं, कन्वेंशनल डीमार्ट्स, इनके नाम कैसे याद करते हैं, इनके लिए हमारे पास निमोनिक है। क्या निमोनिक है, क्यूट एंड पगली मलिका शेरावत। क्यूट एंड पगली मलिका शेरावत, ये हैं कन्वेंशनल डीमार्ट्स। क्या है इसमें, क्यूट है, सी मतलब क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन एक्चुअली हम यूज करते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, तो क्लोरोक्विन का भाई हो गया बेसिकली। पी है पेनिसिला में, पेनिसिला में। ए है एजाथायोप्रिन, एजाथायोप्रिन। जी से गोल्ड सॉल्ट, एल से लेफ्लुनोमाइड,
आई से इनहिबिटर्स ऑफ जैनस काइनेज, एक एंजाइम होता है जैक जैनस काइनेज, उसके इनहिबिटर। एम से मिथोट्रेक्सेट और एस से सल्फासेलाजिन। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नाम याद करना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डीमार्ट एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये डीमार्ट्स हैं, नाम याद कर लो, भूलना नहीं है। किसको नहीं भूलना? क्यूट एंड पगली मलिका शेरावत। ठीक, अब हम आते हैं इनके स्पेशल पॉइंट्स में। क्लोरोक्विन जो है, इसमें खास बात यह है कि इट इज डीमार्ट ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में डीमार्ट ऑफ चॉइस है, बाकी कोई भी दवाई इस ग्रुप की प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है, क्लोरोक्विन है, तो प्रेगनेंसी में डीमार्ट ऑफ चॉइस है। और क्लोरोक्विन के साइड इफेक्ट आपको ध्यान रखने हैं, 3 इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट आते हैं क्लोरोक्विन के। पहला है आई प्रॉब्लम्स। क्लोरोक्विन आई को अफेक्ट करता है, ये रेटिनोपैथी भी कर सकता है, आपने पढ़ा होगा बुल्स आई मैकुलोपैथी करता है। और दूसरा ये कॉर्नियल ओपेसिटी भी कर सकता है। ठीक है, तो कॉर्निया को अफेक्ट कर सकता है, रेटिना को अफेक्ट कर सकता है। दूसरा है इसका हाइपोग्लाइसीमिया। ऑल्दो बहुत कॉमन नहीं है, इसका बड़ा भाई जो है ना क्विनीन, उसमें ज्यादा कॉमन है, बट कर ये भी सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है। और तीसरा ये करता है क्यूटी प्रोलोंगेशन। क्लोरोक्विन जो है वो क्यूटी प्रोलोंगेशन कर सकता है, तो अरिथमियाज कर सकता है, हार्ट के पेशेंट में ध्यान से देते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है क्लोरोक्विन के। फिर उसके बाद आते हैं पेनिसिलामिन। पेनिसिलामिन एक चिलेटिंग एजेंट है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में तो कर ही सकते हैं, बट एक चिलेटिंग एजेंट है। कौन से मेटल का चिलेट करता है? यस, कॉपर को। कॉपर चिलेटिंग एजेंट है, और कॉपर पॉइजनिंग किस में होती है? विल्सन्स डिजीज में। तो विल्सन डिजीज या कॉपर पॉइजनिंग में पेनिसिलामिन दे सकते हैं। एजाथायोप्रिन इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है। गोल्ड सॉल्ट्स पहले यूज करते थे, आजकल प्रेफर नहीं करते हैं। लेफ्लुनोमाइड में खास बात है कि ये है फास्टेस्ट एक्टिंग डीमार्ट। फास्टेस्ट एक्टिंग डीमार्ट है। कितना फास्ट एक्टिंग है, इसका एक्शन कितने टाइम में आ जाता है? इसका एक्शन मात्र 3 हफ्ते में स्टार्ट हो जाता है, सिर्फ 3 हफ्ते में। नंबर सिर्फ कह रहे हैं 3 हफ्ते में एक्शन आएगा। बट अगर देखो बाकी दवाइयां, बाकियों का 3 महीने में आता है, तो उनमें तो बहुत फास्ट एक्टिंग है। तो ऑल्दो ये फास्टेस्ट एक्टिंग है डी मार्ट में से, बट ये भी सार्ड ही है, स्लो एक्टिंग एंटी रोमेटॉइड ड्रग है। तो बेसिकली लेफ्लुनोमाइड जो है वो अंधों में काना राजा है। ठीक, तो फास्टेस्ट एक्टिंग है अमंग दी स्लो एक्टिंग ड्रग। वैसे फास्ट एक्टिंग नहीं है, पर इनमें से फास्टेस्ट एक्टिंग। अब लेफ्लुनोमाइड का काम क्या है? लेफ्लुनोमाइड pyrimidine सिंथेसिस रोकता है। लेफ्लुनोमाइड इनहिबिट pyrimidine सिंथेसिस, pyrimidine बनना रोकता है। और किस एंजाइम को इनहिबिट करता है? उसका नाम है डाई हाइड्रो ओरोटेट डीहाइड्रोजिनेज। ये एक एंजाइम को इनहिबिट करता है जिसका नाम है डाई हाइड्रो ओरोटेट डीहाइड्रोजिनेज। डाई हाइड्रो ओरोटेट डीहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करता है। ये एंजाइम इन्वॉल्व होता है pyrimidine सिंथेसिस में। ठीक, नेक्स्ट दवाइयां हैं हमारी जैक इनहिबिटर्स। जैक में हमारे जैक इनहिबिटर में दवाइयां जो आती हैं वो आती हैं टोफासिटिन, जिसका भी नाम सिटी निब में खत्म हो वो जैक इनहिबिटर है। टोफासिटिन एंड बेरीसिटिन। बेरीसिटिनिब और टोफासिटिनिब जो हैं वो जैक इनहिबिटर हैं। तो अगर जैक इनहिबिटर का तोहफा दे दो तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट डिस्ट्रक्शन स्लो हो जाता है। टोफासिटिनिब, बेरीसिटिनिब। बट इंपॉर्टेंट इनके बारे में याद क्या करना है कि पर्टिकुलरली दूसरी वाली बेरीसिटिनिब जो है वो रिसेंटली अप्रूव की गई है कोविड-19 में भी। कोविड-19 निमोनिया में भी बेरीसिटिनिब यूज कर सकते हैं, जब हम पढ़ेंगे कोविड-19 जब डिस्कस करेंगे। ओके, लास्ट दवाई है सल्फासेलाजिन। सल्फासेलाजिन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या है? नंबर 1, सल्फासेलाजिन जो है प्रो ड्रग है। सल्फासेलाजिन इज अ प्रो ड्रग। नंबर 2, इसका दूसरा यूज पूछते हैं, वो है अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसमें तो यूज करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी करते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट यूज है कि ये एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस में भी यूज करते हैं। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस में खास बात यह है कि बहुत सारी दवाइयां हम एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस में यूज करते हैं, बट इसमें खास बात यह है कि अकेली डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस में। रिमेंबर, ये सारी की सारी डिजीज मॉडिफाइंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, बट एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस
के लिए सिर्फ एक ही डिजीज मॉडिफाइंग है, वो है सल्फासेलासिन। ठीक है, तो ये होगा सल्फासेलासिन। एक दवाई बच गई इसमें से, मिथोट्रेक्सेट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम अलग से पढ़ेंगे। मिथोट्रेक्सेट की सेपरेट पढ़नी पड़ेगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दवाई है मिथोट्रेक्सेट। क्या क्या खास बातें हैं मिथोट्रेक्सेट में? सबसे पहले, मिथोट्रेक्सेट इज ड्रग ऑफ चॉइस एज डीमार्ड, सो डीमार्ड ऑफ चॉइस है मिथोट्रेक्सेट। दूसरा, मिथोट्रेक्सेट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड डीमार्ड आल्सो, ड्रग ऑफ चॉइस तो ऑब्वियसली देती होंगे, मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। तीसरा, मिथोट्रेक्सेट जो है वो इसके अलावा, डीमार्ट के अलावा और भी यूज होता है। क्या यूज होता है मेन मिथोट्रेक्सेट का? यस, एंटी कैंसर। Methotrexate has anti-cancer use also. Particularly, methotrexate is drug of choice for choriocarcinoma. कोरियोकार्सिनोमा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, बट बहुत सारे कैंसर्स में यूज कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में भी यूज करते हैं, ओस्टियोसार्कोमा में भी यूज करते हैं, बहुत सारे कैंसर में यूज करते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस है ये कोरियोकार्सिनोमा। अब इंपॉर्टेंट क्या आपको पता होना चाहिए कि मिथोट्रेक्सेट का एंटी कैंसर यूज और डीमार्ड यूज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जब हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए देते हैं तो मिथोट्रेक्सेट की बहुत लो डोज देते हैं। लो डोज का मतलब ये है कि मिथो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में है उसमें मिथोट्रेक्सेट देते हैं 7.5 मिलीग्राम पर वीक। एक हफ्ते में एक गोली 7.5 मिलीग्राम की डोज याद नहीं करनी है। बट कैंसर में देते हैं हाई डोज। हाई डोज का क्या मतलब है? 7.5 मिलीग्राम की जगह 25 मिलीग्राम देते हैं, तकरीबन 4 गुना 25 मिलीग्राम देते हैं, और वो भी डेली। उसमें 7.5 मिलीग्राम वीकली, तो इतना ज्यादा डिफरेंस है। तो हाई डोज देते हैं कैंसर में, डीमार्ट में लो डोज देते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम हाई डोज देते हैं तो इसका मेन मैकेनिज्म होता है टू इनहिबिट एन एंजाइम डाई हाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज। जो फॉलिक एसिड के मेटाबॉलिज्म में एंजाइम आता है ना, जो फॉलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनाता है, डाई हाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज, वो रेट लिमिटिंग एंजाइम जो है वो इनहिबिट करता है मिथोट्रेक्सेट। तो जब वो पाथवे रुक गया तो डीएनए नहीं बनेगा, कैंसर ठीक हो जाएगा। बट जो लो डोज में यूज करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, उस डोज पे ये एंजाइम इनहिबिट नहीं हो पाता। तो लो डोज में जब हम देते हैं मिथोट्रेक्सेट, उसका मेन मैकेनिज्म होता है टू इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर एडिनोसिन। मिथोट्रेक्सेट बेसिकली क्या है, इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको। मिथोट्रेक्सेट कुछ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में अर्ली एंजाइम्स को इनहिबिट करता है। AICAR करके एंजाइम होता है। जब वो एंजाइम इनहिबिट होता है तो वो जो प्रोडक्ट था जिसने एक्ट करना था वो एडिनोसिन बनाने लग जाता है, तो एडिनोसिन का लेवल बढ़ जाता है। और एडिनोसिन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी है। तो एडिनोसिन मेनली रिस्पॉन्सिबल है इसके एक्शंस के लिए। ठीक है, तो ये याद करना है कि डीमार्ड में इसका मैकेनिज्म इज टू इंक्रीज एडिनोसिन। अब आते हैं मिथोट्रेक्सेट के साइड इफेक्ट्स पे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो साइड इफेक्ट आपको याद करना है वो एक ही है, वो है हिपैटोटॉक्सिसिटी। मिथोट्रेक्सेट का यही साइड इफेक्ट आपको पता होना चाहिए कि लिवर डैमेज कर सकता है, इसलिए रेगुलरली लिवर फंक्शन टेस्ट चेक करते रहना चाहिए। जब मिथोट्रेक्सेट रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देते हैं तो LFT टेस्टिंग मैंडेटरी होती है। दूसरी बात, मिथोट्रेक्सेट के और साइड इफेक्ट्स भी हैं बट वो मेनली एंटी कैंसर में होंगे, और वो है मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया। रिमेंबर, फॉलिक एसिड का मेटाबॉलिज्म रोक रहा है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाए। और लास्टली ये एंटी कैंसर वाले जैसे बोन मैरो सप्रेशन वगैरह, वो सब तो पता ही आपको, कोई भी एंटी कैंसर ड्रग कर सकती है, तो मिथोट्रेक्सेट भी कर सकता है। बट खास बात याद करनी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में LFT टेस्टिंग इज रिकमेंडेड। ओके, तो ये हो गया हमारा मिथोट्रेक्सेट भी। दैट मींस हमने कंप्लीट कर लिया कन्वेंशनल डीमार्ट्स। ओके, तो अब हम आते हैं बायोलॉजिकल डीमार्ट्स पे। बायोलॉजिकल डीमार्ट्स मतलब ये वो दवाइयां हैं जो कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से बनी। अब हमें दवाइयां बनाने का क्या पर्पस था? हमने देखा कि जो सब्सटेंस डैमेज कर रहे हैं, जॉइंट का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हमने उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना दी। ठीक है? जैसे कौन से सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं? सबसे मेन 3 सब्सटेंस होते हैं। एक होता है TNF अल्फा, दूसरा होता है इंटरलूकिन 1, और तीसरा होता है इंटरलूकिन 6।
तो हमने इन सब्सटेंसेस को रोकने वाली दवाइयां बना दी, तो वो जॉइंट डिस्ट्रक्शन को रोक दें, डीमार्ट की तरह यूज कर सकते। अब इनके अलावा दो मैकेनिज्म हमने और ढूंढे। एक है बी सेल डिप्लीटर, मतलब ऐसी दवाई जो बी सेल के काम को ही रोक दे, बी सेल को डिप्लीट कर दे। और लास्टली वी हैव को स्टिमुलेशन इनहिबिटर। क्या है? को स्टिमुलेशन इनहिबिटर। तो टोटल 5 तरह की दवाइयां बायोलॉजिकल डीमार्ट यूज करते हैं। तो एक एक करके पढ़ते हैं इनको। सबसे पहली है हमारी टीएनएफ अल्फा ब्लॉकर। जो टीएनएफ अल्फा होता है ये रिलीज होता है और जॉइंट को डिस्ट्रॉय करता है। तो अगर हमने इसको ब्लॉक कर दिया, जॉइंट डिस्ट्रक्शन रुक जाएगी। तो हमने टीएनएफ अल्फा के अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाई। और क्या नाम है उनका? उनको हम याद करते हैं एसीई इनहिबिटर को। एसीई इनहिबिटर को गोली मारो। एसी इनहिबिटर को गोली मारो। क्या है एसी इनहिबिटर? ए फॉर अडालीमुमैब, अडालीमुमैब। सी फॉर सर्टोलीजुमैब, सर्टोलीजुमैब। ई फॉर इटैनरसेप्ट, इटैनरसेप्ट। इन फॉर इन्फ्लिक्सिम, इन्फ्लिक्सिम। एंड गोली फॉर गोलीमुमैब। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं किसके अगेंस्ट? टीएनएफ अल्फा के अगेंस्ट। इसमें आप याद कर सकते हो कि इन्फ्लिक्सीमैब को आईवी देना पड़ता है, इंट्रावेनस। बाकी सारी दवाइयां देते हैं सबकुटेनियस, सबकुटेनियस, सबकुटेनियस। तो इन्फ्लिक्सीमैब को इंट्रावेनस देते हैं, नाम ही इनसे स्टार्ट हो रहा है, मतलब इंट्रावेनस, इन दी वेन्स। ठीक, तो बाकी सब सबकुटेनियस देते हैं। और ये दवाइयों में खास बात क्या है कि नॉर्मली जो टीएनएफ अल्फा होता है उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है इन्फेक्शन से फाइट करना। तो कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म आता है, टीएनएफ अल्फा उसको अटैक कर देता है, उसको जिंदा नहीं रहने देता। इसलिए हमें इन्फेक्शन नहीं होते। तो अगर हमने टीएनएफ अल्फा को इनहिबिट कर दिया तो कोई भी बैक्टीरिया आके इन्फेक्शन कर सकता है। तो टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर का मेजर साइड इफेक्ट क्या होता है इन सारी दवाइयों का? इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस। ये सारी दवाइयां इन्फेक्शंस के रिस्क को बढ़ा देती हैं। बट दो इन्फेक्शन है जो सबसे खतरनाक हैं। एक है ट्यूबरकुलोसिस और दूसरा है हेपेटाइटिस बी। ये दो इन्फेक्शन तो टीएनएफ अल्फा ब्लॉकर देने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कभी भी टीएनएफ अल्फा ब्लॉकर स्टार्ट करना है तो पहले ये दोनों तो चेक करने ही करने हैं कि कहीं कोई सब क्लिनिकल टीबी या हेपेटाइटिस बी तो नहीं है, क्योंकि टीएनएफ अल्फा ब्लॉकर देते ही ये बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर जाएंगे। तो इसलिए अगर किसी भी पेशेंट को टीबी या हेपेटाइटिस बी है तो टीएनएफ अल्फा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ओके, तो ये पहला मैकेनिज्म था, टीएनएफ अल्फा को रोक दिया। फिर दूसरा हमारे पास था इंटरलूकिन 1। तो हमने क्या किया? हमने इंटरलूकिन 1 के रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट दे दिया। अगर इंटरलूकिन 1 का रिसेप्टर काम नहीं कर पाएगा तो इम्यूनिटी कम हो जाए। हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस में दवाई दे सकते हैं और इस दवाई का क्या नाम है? इसका नाम है एनाकिनरा। एनाकिनरा। एनाकिनरा के नाम में लिखा है किन। किन मतलब इंटरल्यूकिन। किन मतलब इंटरल्यूकिन। कौन सा इंटरल्यूकिन? इसका नाम ए से शुरू होता है। ए कौन सा लेटर है? फर्स्ट लेटर। तो एनाकिनरा क्या कह रहा है? किन मतलब इंटरल्यूकिन, ए मतलब 1, आर मतलब रिसेप्टर, ए मतलब एंटागोनिस्ट। तो एनाकिनरा के नाम में लिखा है ये किन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, इंटरल्यूकिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। कौन सा इंटरल्यूकिन? इंटरल्यूकिन 1। ओके, तो ये हो गया हमारा नंबर 2। देन नंबर 3 था इंटरल्यूकिन 6। तो हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना दी इंटरल्यूकिन 6 के अगेंस्ट। दो दवाइयां हैं हमारे पास, एक है टोसिलीजुमैब, टोसिलीजुमैब, और दूसरी जो नहीं बनी है अभी अभी उसका नाम है सारीलुमैब, सारीलुमैब। सारीलुमैब के तो नाम में ही लिखा है, क्या लिखा है? इट इज अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है किसके अगेंस्ट? इंटरल्यूकिन 6। नाम में सब कुछ लिखा है। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है इंटरल्यूकिन 6 के अगेंस्ट। और यूज कहां करते हैं? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो सारीलुमैब के तो नाम में सब लिख दिया। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है इंटरल्यूकिन 6 के अगेंस्ट और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देते हैं।
अब दूसरी बात याद रखनी है कि इंटरलूकिन 6 जो होता है, इंटरलूकिन 6 जो होता है, ये साइटोकाइन्स को रिलीज़ करता है। तो कई बार इंटरलूकिन 6 जो होता है, उसके कारण बॉडी में बहुत सारी साइटोकाइन्स एकदम से निकल जाती हैं, उसको कहते हैं साइटोकाइन रिलीज़ सिंड्रोम। पेशेंट में सडनली इतनी सारी साइटोकाइन्स आ जाएँगी तो प्रॉब्लम होती है, जिसको कहते हैं साइटोकाइन रिलीज़ सिंड्रोम। तो कौन से इंटरलूकिन ने किया? इंटरलूकिन 6 ने किया। तो अगर हमने इनको ब्लॉक कर दिया तो वी कैन ट्रीट साइटोकाइन रिलीज़ सिंड्रोम। तो दूसरा यूज़ है इन दवाइयों का टोसिलिजुमैब और सारिलुमैब का टू ट्रीट साइटोकाइन रिलीज़ सिंड्रोम। इन पर्टिकुलर ये बहुत कॉमनली पाया गया रीसेंट पैंडेमिक में, किसमें? कोविड-19 में। तो कोविड-19 के पेशेंट्स में जिसमें साइटोकाइन रिलीज़ सिंड्रोम होता है, तो उसमें हम टोसिलिजुमैब या सारिलुमैब दे सकते हैं। ओके? नेक्स्ट आता है हमारा बी सेल डिप्लीटर। बी सेल डिप्लीटर। अगर हम बी सेल के काम को खत्म कर दें, तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी और ये दवाई है हमारी रिटुक्सीमैब। रिटुक्सीमैब। और रिटुक्सीमैब में याद क्या करना है कि और कहाँ यूज़ करते हैं, पर्टिकुलरली कौन से कैंसर में देते हैं। ये देते हैं हम नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में और क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया में। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा और क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया। ओके, अब आते हैं हम लास्ट दवाई पे। लास्ट दवाई का नाम है को स्टिमुलेशन इनहिबिटर। को स्टिमुलेशन इनहिबिटर। अब को स्टिमुलेशन इनहिबिटर समझने से पहले हम इम्यूनिटी की बेसिक चीजें समझेंगे। ये हमारा टी सेल है। टी सेल जो होते हैं वो होते हैं बॉस। ये देखते हैं, ये मतलब अपनी चेयर लगा के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि बताओ कौन है गुनहगार, हम देखते हैं। तो टी सेल पहले गुनहगार को ढूंढेंगे, कौन है गुनहगार, फिर उसको सजा देंगे। ये इनका काम है, बॉस है ये। बट क्योंकि ये बॉस हैं, ये खुद तो काम करते नहीं, तो इन्होंने आदमी रखे हुए हैं काम करने के लिए। उस आदमी का क्या नाम है जिसको काम पे रखा हुआ इन्होंने? उस आदमी का नाम है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसके नाम में लिखा हुआ है। इसका काम है बॉस को एंटीजन प्रेजेंट करना, मतलब बॉस को बताना कि ये गुनहगार है बॉस, इसको सजा दो। ठीक। अब टी सेल की सरफेस पे होता है एक रिसेप्टर, जिसको कहते हैं हम टी सेल रिसेप्टर। टी सेल की सरफेस पे टी सेल रिसेप्टर होगा ऑब्वियसली। और जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है उनकी सरफेस पे दूसरा रिसेप्टर होता है, जिसको हम कहते हैं एमएचसी, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। अब एमएचसी जो होते हैं दो मेजर तरह के होते हैं, एमएचसी 1 और एमएचसी 2। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल दो तरह के होंगे, कईयों पे एमएचसी 1 होगा, कईयों पे एमएचसी 2 होगा। इन दोनों सेल्स के बॉस अलग अलग हैं। जो एमएचसी 1 वाले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, इनका बॉस है CD8 टी सेल, और जो एमएचसी 2 वाले हैं उनका बॉस है CD4 टी सेल। तो इनके बॉस अलग अलग हैं। एमएचसी 1 वाले CD8 को रिपोर्ट करते हैं, एमएचसी 2 वाले CD4 को रिपोर्ट करते हैं। तो अगर आपको कंफ्यूजन होती है कौन सा 1 होता है, कौन सा 2 होता है, कौन सा 4 होता है, कौन सा 8 होता है, तो सिंपली याद कर लो कि टोटल मल्टीप्लिकेशन 8 होनी चाहिए। मतलब अगर 1 है तो CD8 रिपोर्ट करेगा और 2 है तो CD4 को रिपोर्ट करेगा। ठीक। तो अब क्या हुआ, एक एंटीजन आया, एंटीजन आया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने इस एंटीजन को खा लिया, एनगल्फ कर लिया। अब एनगल्फ करने के बाद वो इस एंटीजन को बॉस को प्रेजेंट करना चाहता है। वो कहना चाहता है कि बॉस ये है गुनहगार, इसको सजा दो। बट पहले इस एंटीजन को बॉस से बात करने लायक बनाना पड़ेगा। अब ये तो कल्प्रिट है, ये तो गुनहगार है, क्या पता वहां जाके बदतमीजी करे कोई। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इस एंटीजन को पकड़ते हैं और इसका 3rd डिग्री टॉर्चर स्टार्ट कर देते हैं, मार पिटाई स्टार्ट कर देते हैं और इसको डरा के रख देते हैं कि बॉस के सामने बदतमीजी नहीं करनी। ठीक है? तो बेसिकली इस एंटीजन को तोड़ के छोटा सा बना दिया जाता है। इसको कहते हैं प्रोसेसिंग ऑफ एंटीजन। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करता है, एंटीजन की प्रोसेसिंग करता है। तो जब एंटीजन की प्रोसेसिंग हो जाती है, बॉस से बात करने लायक हो जाता है, तब वो इसको अपने सरफेस पे लगा देते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बॉस को कहते हैं कि बॉस देखो, हमने गुनहगार पकड़ लिया, ये है कल्प्रेट, इसको दो सजा। ठीक। अब टी सेल ने सुन लिया कि भैया ये सजा देने वाला का ये गुनहगार है। बट टी सेल केजरीवाल की तरह नहीं करते एकदम से कि ये मोदी ने किया है, मोदी ने किया है। तो टी सेल जो है समझदार है,
वो क्या कहेंगे कि पहले कंफर्म कर लेते हैं भाई, हो सकता है इनकी समझ में कुछ गड़बड़ हो, तो पहले हम कंफर्म करते हैं कि क्या सच में यही गुनहगार है। अगर सच में गुनहगार है तो ठीक है, सजा देंगे, पर पहले कंफर्म तो कर ले। तो वो कंफर्म कैसे करते हैं, वो कहते हैं एमएचसी, इसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को, कि भैया मुझे एक और सिग्नल दो, एक और सिग्नल दो। अगर दूसरा सिग्नल भी होगा तो मैं मानूंगा तुम सच बोल रहे हो। रिमेंबर, ये तो पहला सिग्नल था, टी सेल और टी सेल रिसेप्टर और एमएचसी का जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये पहला सिग्नल है, ये तो मेन सिग्नल है। बट टी सेल एक और सिग्नल मांगते हैं। दूसरा सिग्नल क्या है कि टी सेल्स के ऊपर होते हैं CD28 और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर होता है या तो CD80 या CD86। वो कहते हैं इन दोनों का भी इंटरेक्शन करवाओ। तो अगर ये दूसरा इंटरेक्शन भी हो गया तब टी सेल मानेगा कि हाँ यही गुनहगार है। तो इस दूसरे इंटरेक्शन को कहते हैं को स्टिमुलेटरी सिग्नल, को स्टिमुलेटरी सिग्नल। ठीक है, तो एक तो मेन सिग्नल हो गया, एक को स्टिमुलेटरी सिग्नल हो गया। अगर ये दोनों सिग्नल आ गए तब टी सेल कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यही गुनहगार है। तब ये टी सेल जो है साइटोकाइंस रिलीज करेगा, वो एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगी और इम्यूनिटी पैदा कर देंगी। सो ये नॉर्मल इम्यूनिटी का प्रोसेस था। तो जो हमने दवाई दी को स्टिमुलेशन इनहिबिटर, उसका नाम है अबाटासेप्ट। अबाटासेप्ट, अबाटासेप्ट कैसे काम करेगा? अबाटासेप्ट जो है वो को स्टिमुलेटरी सिग्नल को रोक देगा, दूसरा सिग्नल आने से रोक देगा, को स्टिमुलेटरी सिग्नल आने से रोक देगा अबाटासेप्ट। अगर आप इसको और तरीके से समझना चाहो कि सपोज आपको गाड़ी चलानी है, तो गाड़ी चलाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। पहला, गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी, हम चाबी लगाएंगे, गाड़ी स्टार्ट कर देंगे, इग्निशन ऑन कर देंगे। ठीक है, वो तो जरूरी है ना, गाड़ी स्टार्ट होगी तभी तो चलेगी। तो हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब गाड़ी स्टार्ट तो हो गई बट गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी जब तक हम गियर नहीं डालेंगे। तो दूसरा सिग्नल चाहिए गियर का। तो दो चीजें हैं, पहले गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी, फिर गियर डालना पड़ेगा। तो ये जो अबाटासेप्ट है ये क्या करता है, गियर लॉक का काम करता है। ये गियर को लॉक कर देता है। ठीक है, दैट मीन्स हम गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं पर गियर नहीं डाल सकते। तो जब हमने गाड़ी स्टार्ट की तो पेट्रोल कंजप्शन तो स्टार्ट हो गई, फ्यूल तो उसका बर्न होने लग गया, बट गियर डल नहीं सकता, गाड़ी आगे जा नहीं सकती। ठीक है, तो पेट्रोल कंजप्शन स्टार्ट हो गया बट गाड़ी चल नहीं सकती। तो कुछ टाइम के बाद जब गाड़ी स्टार्ट रही तो पेट्रोल खत्म हो जाएगा। जब पेट्रोल खत्म हो गया तो अब ये गाड़ी बेकार हो गई, अब ये गाड़ी चल ही नहीं पाएगी आगे। अगर हमने दूसरा सिग्नल दे भी दिया तब भी नहीं चल पाएगी। तो इसको कहते हैं इम्यूनिटी की लैंग्वेज में एनर्जी। हमारी लैंग्वेज में एनर्जी का क्या मतलब है? पेट्रोल खत्म हो जाना, टी सेल का पेट्रोल खत्म कर देना। ठीक है, इम्यूनिटी में इसको कहते हैं एनर्जी। जब हमारी बॉडी डेवलप हो रही थी, एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही जब बॉडी डेवलप हो रही थी, तो बॉडी में तो इतने सारे एंटीजन हैं ऑलरेडी। तो जो टी सेल्स हैं वो उन एंटीजन के अगेंस्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि ड्यूरिंग डेवलपमेंट जितने भी टी सेल सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट थे, उन सब का पेट्रोल खत्म कर दिया गया, मतलब वो एनर्जिक हो गए। ठीक, इसलिए नॉर्मली एंटीजन होने के बावजूद भी टी सेल उनके साथ कुछ नहीं करते, क्योंकि उनके पेट्रोल खत्म हो चुका है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ कुछ लोगों में टी सेल्स का पेट्रोल खत्म नहीं होता। अगर पेट्रोल खत्म नहीं हुआ तो वो अटैक कर देते हैं, उसको हो जाती है बीमारी जिसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। तो ऑटो इम्यून डिजीज में यही तो प्रॉब्लम होती है कि टी सेल्स का पेट्रोल नहीं खत्म हुआ। तो अगर नहीं पेट्रोल खत्म हुआ तो हमने कर दिया, हमने गियर लॉक लगा दिया, पेट्रोल खत्म हो जाएगा। तो अबाटासेप्ट एक्ट लाइक अ गियर लॉक, इट इनहिबिट द को-स्टिमुलेटरी सिग्नल, तो इट कैन बी यूज्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दवाइयां गाउट में और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। हमने स्टार्ट किया गाउट से, हमने डिवाइड किया उसको अक्यूट और क्रॉनिक गाउट में। अक्यूट गाउट में ड्रग ऑफ चॉइस थे एनएसएड्स, और अगर एनएसएड से ठीक ना हो तो स्टेरॉयड इंट्राआर्टिकुलर लगा दो, उनसे भी ना हो तो कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन ड्रग ऑफ चॉइस है, नॉट ड्रग ऑफ चॉइस नहीं, मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है। और कॉल्चिसिन जो है ये ग्रेनुलोसाइट माइग्रेशन को रोक के काम करती है। क्रॉनिक गाउट में हमें दो तरीके थे, या तो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट कर दिया यूरिकोज यूरिक ड्रग देके, या फॉर्मेशन रोक दी ज़ैंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करके। एलोप्यूरिनॉल ड्रग ऑफ चॉइस है, फॉर्मेशन रोकता है। तीसरा हमने बनाया था रास ब्यूरिकेज, जो कि यूरिकेज एंजाइम है, यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म करता है। ये सबसे जल्दी यूरिक एसिड कम करेगा क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट यूरिक एसिड को मेटाबोलाइज कर रहा है। ओके, फिर हमने पढ़ा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें मेन दवाइयां थी डीमार्ट्स। डीमार्ट्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया,
कन्वेंशनल एंड बायोलॉजिकल। कन्वेंशनल डीमार्ट्स थे हमारे क्यूट एंड पगली मलिका शेरावत वाले, और बायोलॉजिकल डीमार्ट 3 सब्सटेंस को टारगेट कर रहे हैं, टीएनएफ अल्फा, इंटरलूकिन 1 और इंटरलूकिन 6। इसके अलावा हमने बनाए बीटा सेल डिप्लेटर, बी सेल डिप्लेटर्स, और लास्टली हमने बनाया को स्टिमुलेशन इनहिबिटर अबाटासेप्ट जो गियर लॉक का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारी रिवीजन हो गई। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। Which of the following is the fastest urate lowering therapy in tumor lysis syndrome? फास्टेस्ट कौन सी है? यस, रासब्यूरिकेस पढ़ा था हमने। A female patient presented with pain and redness in the great toe. Serum uric acid is 9.6. Apart from analgesic, the physician prescribed a drug which can decrease the formation of uric acid. Question ये है बस इतना, decrease the formation of uric acid. कौन सा एंजाइम यूरिक एसिड बनाने में काम आता है ये पूछ रहे हैं। आंसर इज xanthine oxidase. xanthine oxidase यूरिक एसिड बनाता है और ये दवाई इनहिबिट कर देती है। ड्रग इनहिबिटिंग ग्रेनुलोसाइट माइग्रेशन, फैंसी नेम किसका? कीमोटैक्सिस का। कौन कर रही थी? कॉल्चिसिन। मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर एक्यूट गाउट है। एग्लॉटिक किस में यूज करते हैं? यस, गाउट में यूज करते हैं। गाउट कौन सा है? क्रॉनिक टोफेशियस गाउट। टोफेशियस देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना, टोफेशियस मतलब टोफाई बने हुए हैं जगह जगह पे। ठीक। Patient diagnosed with rheumatoid arthritis was on medications. After 2 years, he developed blurring of vision and found to have corneal opacity. कौन सी डीमार्ड आई को प्रॉब्लम करती है? यस, क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन आई का प्रॉब्लम करती है। टोसिलीजुमैब इज एन इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग यूज्ड फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। किसके अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है? डायरेक्ट रेटिना है, इंटरलूकिन 6 के अगेंस्ट है, टोसिलीजुमैब भी और सारीलुमैब भी। 40 year old patient प्रेजेंट टू हॉस्पिटल विद पेन इन ग्रेट टो। ग्रेट टो, ठीक, गाउट है, लिखी दिया। विच इज इंक्रीजेस द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को कौन बढ़ाएगा? कौन बढ़ाएगा? प्रोबेनेसिड। प्रोबेनेसिड इज यूरिकोज यूरिक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मेरा मैसेज क्या है कि सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड। मतलब सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती कि सुबह उठे और सक्सेसफुल हो गए। हमें लगातार मेहनत करनी पड़ती है, छोटे छोटे स्टेप्स बढ़ाते हैं, वो अपने आप सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में पढ़ने का मूड नहीं है, आपका एग्जाम आने वाला है, तो ऐसा मत सोचो कि पूरा 12 घंटे ही पढ़ना है। अगर आपका नहीं भी मन कर रहा तो 1 घंटा पढ़ लो यार, थोड़ा बहुत पढ़ लो पूरा दिन। कोई पूरे के पूरे दिन वेस्ट मत करो। अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।